हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। आज यहाँ पर आपका ये एक और मॉक टेस्ट है। तो चलिए फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला आपके सामने आ चुका है। संविधान की उद्देश्य का, जब भी हम संविधान को रीड करते हैं, प्रियम्बल उद्देश्य का उसका एक मेन टॉपिक है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। बताइए सही आंसर क्या होगा। जब भी आप उद्देशिका को रीड करते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, याद आ गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें इस संबंध में संविधान की उद्देशिका से रिलेटेड संविधान की उद्देशिका घोषित करती है कि भारत, ऑप्शन बी इसका यहाँ पर इसमें करेक्ट आंसर माना जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपने आंसर बताते चलिए। क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की प्रवर्तन तिथि क्या है। व्हाट इज द इन्फोर्समेंट डेट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। 1 अप्रैल 1974। क्वेश्चन एविडेंस एक्ट से रिलेट करता है। ठीक है, आराम से क्वेश्चन रीड करिए, बताइए मुझे सही आंसर इसका क्या होगा। ए पर निकृष्ट आचरण का लांछन लगाने वाले अपमान लेख के लिए बी पर ए वाद लाता है। बी प्रतिज्ञान करता है कि बात जिसका अपमान लेख अभिकथित है वो सच है। पक्षकारों की उस समय की स्थिति और संबंध जब अपमान लेख प्रकाशित हुआ, यह किस तरह से सुसंगत हो सकते हैं। यहाँ पर यह इस संबंध में यहाँ पर यह सुसंगत माने जा सकते हैं, रेलिवेंट फैक्ट माने जा सकते हैं विवादक तथ्यों के पुनः स्थापना के रूप में। और जो प्रेजेंट आपके सामने एग्जाम्पल रखा हुआ है ना, वो रिलेट करता है एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन से डील करता है। यह एविडेंस एक्ट के सेक्शन 9 से डील करता है। क्वेश्चन सीआरपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। बताइए सही आंसर क्या होगा। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 306 या 307 के अधीन क्षमादान स्वीकार कर लेने वाले व्यक्ति ने किसी अत्यावश्यक बात को जानबूझकर छुपाया या मिथ्या साक्ष्य देकर उस शर्त का पालन नहीं किया जिस कंडीशन के आधार पर उसको क्षमादान दिया गया है, यह वाली बात कौन प्रमाणित करेगा। किसके ऊपर बर्डन होगा इस बात को साबित करने का। तो सही आंसर होगा लोक अभियोजक के ऊपर। किसके ऊपर होगा इस बात का बर्डन। लोक अभियोजक के ऊपर पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन भी दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित है, सीआरपीसी से। सेक्शन पूछा है, डेफिनेशन का जो पोर्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। ये दंड प्रक्रिया संहिता की वो कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत जमानती अपराध को बताया गया है। बेलेबल ऑफेंस किन्हें कहते हैं। कई बार जो डेफिनेशन दे रखी गई है ये भी ऑप्शन में पूछी जा सकती है हमसे। जमानती अपराध ऐसा अपराध है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया है या तस्में प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है। इससे रिलेटेड सेक्शन कौन सा है। यहाँ पर सेक्शन 2 का सब क्लोज ए है। क्वेश्चन, यह जो क्वेश्चन है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेट करता है, संपत्ति अंतरण अधिनियम से रिलेट करता है यह क्वेश्चन। आप रीड कर लीजिए और बताइए मुझे क्या आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लोकल लॉ और अर्ज टू द कॉन्ट्रेरी आ लीज पट्टा ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर्पज शैल बी डीम्ड टू बी लीज फ्रॉम ईयर टू ईयर। हम पता ही अच्छी तरह से हमें ये वाली बात तो कि जब संपत्ति पट्टे पे दी जा रही है, अगर वो अचल संपत्ति है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए है, तो वहाँ पट्टा वार्षिक माना जाता है। और इस संबंध में अगर वहाँ पर टर्मिनेट करवाना है इस प्रकार के पट्टे को, लीज को, तो वहाँ पर नोटिस पीरियड कितना होगा। 6 महीने का वहाँ पर नोटिस पीरियड माना जाता है। कितना, 6 मंथ का। और ये वाली बात आपको कहाँ देखने को मिलेगी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 106 से रिलेट करता है ये वाला क्वेश्चन। एविडेंस एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है।
अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, ये वाली बात क्या कही जाएगी? यह एक तथ्य है, ये एक राय है, दस्तावेज है या फिर एक कॉज है? क्या कहेंगे? यह एक तथ्य है। अगला क्वेश्चन भी एविडेंस एक्ट से ही रिलेट करता है, रीड कर लीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित व्यक्ति जब दस्तावेज पेश करता है, when a person summoned to produce a document, तो जिस व्यक्ति को दस्तावेज पेश करने के लिए सम्मन दिए गए थे वो व्यक्ति जब डॉक्यूमेंट पेश करता है तो क्या डॉक्यूमेंट पेश करने की वजह से वो व्यक्ति विटनेस बन जाता है, या फिर ही इज क्रॉस एग्जाम बाय द बोथ पार्टीज, या फिर ही इज क्रॉस एग्जाम विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, या फिर ही इज नॉट अ विटनेस एंड देयरफॉर कैन नॉट बी क्रॉस एग्जाम अनलेस ही इज कॉल्ड एज विटनेस। वो साक्षी नहीं होता, इसलिए उसको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं की जा सकती जब तक कि उसको बतौर विटनेस यहाँ पे नहीं बुलाया जा रहा है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। और इससे रिलेटेड सेक्शन कहाँ है बताइए? एविडेंस एक्ट का सेक्शन 139 इससे डील करता है। अगला क्वेश्चन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेट करता है। जब प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया जा रहा है, अगर जिस प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया जा रहा है उसमें से एक फ्यूचर प्रॉपर्टी है, एक प्रेजेंट प्रॉपर्टी है, तो बताइए सही आंसर क्या होगा? तो जो फ्यूचर प्रॉपर्टी के बारे में गिफ्ट होगा वो शून्य माना जाएगा। और इससे रिलेटेड सेक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 124 है। संपत्ति अंतरण अधिनियम का सेक्शन 124 यहाँ इससे डील करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन सीआरपीसी से रिलेटेड है, आराम से रीड करिए, बताइए सही आंसर क्या होगा। जब वह व्यक्ति जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 320 से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है के अधीन अपराध का शमन करने के लिए अन्यथा सक्षम होता मर जाता है, तब अब क्या होगा? अब ऐसे अपराध का शमन नहीं किया जा सकेगा, कंपाउंड नहीं किया जा सकता उसे। अब द ऑफेंस में बी कंपाउंडेड बाई एनी विटनेस, आई विटनेस, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच पर्सन में विदाउट द कंसेंट ऑफ कोर्ट ऐसा कर सकता है, या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच पर्सन में विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट ऐसा कर सकता है। ऑफकोर्सली विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट वो ऐसा कर सकता है, जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो ऐसा कर सकता है। सेक्शन 320 इससे डील करता है सीआरपीसी का। अगला क्वेश्चन भी सीआरपीसी से रिलेट करता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से। बताओ सही आंसर क्या होगा। निर्णय सुनाए जाने के पहले किसी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को न्यायालय की सम्मति से वापस ले सकता है। निर्णय सुनाए जाने के पहले किसी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को न्यायालय किनकी सम्मति से न्यायालय की सम्मति से वापस ले सकता है। सही आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन डील करता है सेक्शन 321 से। मामले का भार साधक, लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक की सहायता से। चलिए क्वेश्चन बताइए। एविडेंस एक्ट से डील कर रहा है क्वेश्चन। एविडेंस एक्ट के अंतर्गत स्वीकृतियां जिनको कहाँ डिफाइन करा गया है, धारा 17 में डिफाइन करा गया है, उनको लेकर सही स्टेटमेंट प्रेजेंट क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा। एक्सेप्टेंस, स्वीकृतियां केवल मौखिक हो सकती हैं, केवल दस्तावेजी हो सकती हैं, दोनों तरह से हो सकती हैं, मौखिक या दस्तावेजी। स्वीकृतियां स्वीकृत विषय का निश्चयात्मक सबूत है, तो स्वीकृतियां प्रेजेंट क्वेश्चन के अनुसार मौखिक या दस्तावेजी दोनों तरह से हो सकती हैं। कहाँ डिफाइन करा गया है स्वीकृति को? एविडेंस एक्ट के सेक्शन 17 में डिफाइन करा गया है। निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का क्वेश्चन है। निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्ति को इस संबंध में उसके समय की हानि और व्यय के लिए कितने रुपए से अनाधिक प्रतिकर जितना मजिस्ट्रेट ठीक समझा मामले की सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा
गिरफ्तार कराने वाले व्यक्ति से दिलवाया जा सकता है? 1000 रुपये। 1000 रुपये से अनाधिक का प्रतिकर। दंड प्रक्रिया संहिता की वो कौन सी धारा है जो कि वारंट मामले को डिफाइन करती है? यह क्वेश्चन परिभाषा के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। वारंट मामले का मतलब क्या होता है? वारंट मामले का मीनिंग क्या है? ऐसा मामला, वारंट मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास का दंडनीय किसी अपराध संबंधित है। ये कहाँ डील कर रहा है? कौन से सेक्शन को बताया गया है इससे रिलेटेड? सेक्शन 2 सब क्लोज एक्स में बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पीड़ित शब्द जो है कहाँ डिफाइन करा गया है? पीड़ित शब्द किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत, पीड़ित के अंतर्गत इसमें कौन और लोग हैं जो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं? तो इस तरह के प्रश्न यहाँ पर इससे पूछे जा सकते हैं। पीड़ित शब्द जो है इस संबंध में सीआरपीसी में सेक्शन 2WA के अंतर्गत, सेक्शन 2 के सब क्लॉज 2WA में प्रस्तुत कराया गया है। और कहाँ डिफाइन करा गया है? तो क्या मतलब होता है, कौन लोग इसमें इंक्लूड करे जाते हैं इस संबंध में? इसमें तो पीड़ित ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे उस कार्य लोप के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है। और विक्टिम शब्द के अंतर्गत ये भी एक क्वेश्चन बनता है कई बार, इसमें इंक्लूड होते हैं उसके गार्जियन और उसके लीगल हेयर भी यहाँ पर इसमें इंक्लूड माने जाते हैं। कहाँ डिफाइन कराया गया है? सेक्शन 2 के सब क्लोज WA में डिफाइन कराया गया है। क्वेश्चन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से रिलेट करता है। जहां मजिस्ट्रेट, जहां फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल कितने रुपए से अनाधिक का जुर्माना दंडादेश पारित करते हैं कि वहां दोषित व्यक्ति द्वारा अब इस संबंध में अपील नहीं की जा सकती है? बताइए सही आंसर क्या होगा? जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपए से अनाधिक का जुर्माना दंडादेश पारित करते हैं वहां दोषित व्यक्ति द्वारा कोई अपील नहीं दी जा सकती है। क्वेश्चन राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाते हैं? ये रिलेट करता है संविधान में आर्टिकल 159 से। और राज्य के राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट के, उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और अगर वो उपस्थित नहीं है तो उस कोर्ट के जो उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश हैं उनके सामने शपथ दिलवाई जाती है। बताइए क्वेश्चन एविडेंस एक्ट से रिलेट करता है। दस्तावेज ए के द्वारा लिखित होना कहा जाता है वो दस्तावेज उचित अभिरक्षा में से पेश किया गया है अगर वो दस्तावेज 30 वर्ष पुराना होना तात्पर्य या साबित कर दिया गया है। न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि वो ए के हस्तलेख में है। और यहाँ पर यह कौन से सेक्शन से डील करता है? सेक्शन 90 से डील करता है। यहाँ पर यह कोई व्यक्ति लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र कब होगा? जब वो कम से कम कितने वर्ष का उसे विधि व्यवसाय के रूप में अनुभव होना चाहिए? कम से कम उसको 7 वर्ष तक का अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय कर रहा हो। एविडेंस एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। धातु पट या शिला पर उत्कीर्ण लेख ये क्या है? तथ्य है, राय है, दस्तावेज है या फिर एक कॉज है? यह एक दस्तावेज है। कोई न्यायालय केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध का संज्ञान कितनी समय अवधि के परिसीमा काल की समाप्ति के बाद नहीं करेगा? अगर मामला किस प्रकार का है? केवल जुर्माने से दंडनीय है तब वहां पर जो परिसीमा काल है वो कितना होगा? 6 माह का होगा। 6 माह के परिसीमा काल की समाप्ति के बाद में उसका हाँ एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि क्या ए ने किसी अमुक कलकत्ता में अपराध किया? फैक्ट यह है कि उस दिन तो वो लाहौर में था। इसमें से रेलिवेंट क्या माना जाएगा? इसे विवादक तथ्य के हेतु के रूप में, विवादक तथ्य की पुनर्स्थापना के रूप में, सुसंगत तथ्य के रूप में, क्योंकि विवादक तथ्य के अस्तित्व को अत्यंत अनादि संभव बना रहा है। ये क्वेश्चन जो है ना वो सेक्शन 11 से डील करता है क्योंकि विवादक तथ्य के अस्तित्व को अत्यंत अनादि संभव बना रहा है। प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में बताया है? आपको याद होगा एक केस हुआ था बेरू बाबरी केस। उस केस में यह कहा गया था कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती का मामला आया था और उसमें यह कहा गया था,
उसमें यह डिसाइड करा गया कि उद्देश्य का संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इस क्वेश्चन का लीडिंग सही आंसर होगा केशवानंद भारती का केस। बताइए 3 वर्ष का परिसीमा काल किस प्रकार के मामलों के लिए तय करा गया है? 3 वर्ष का परिसीमा काल 3 वर्ष का होगा यदि अपराध, परिसीमा काल 3 वर्ष का होगा यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध के संज्ञान के लिए। कौन सा संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, क्योंकि यहाँ इस संबंध में 44th अमेंडमेंट हो चुका था, जिसके अंतर्गत अब यहाँ पर संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 301 के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त कर सकती हैं? जब उन्हें मंत्रिमंडल द्वारा ये सलाह दी जाए कि मामले को न्यायालय को संबंधित किया जाए, या फिर जब उन्हें प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह सलाह दी जाए कि मामले को राय के लिए न्यायालय को संदर्भित किया जाए, या फिर जब विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए सही आंसर क्या है? यह डील करता है क्वेश्चन संविधान के आर्टिकल 143 से। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त कर सकती हैं? जब वहां पर विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का है, ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है। एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन है। एक सशस्त्र विप्लव भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है, जेल तोड़कर खोली जाती हैं, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है, चाहे एवं सभी में उपस्थित नहीं रहा हो, फिर भी तथ्यों का घटित होना सुसंगत है। क्यों सुसंगत है? क्योंकि ये सुसंगत तथ्य का हेतु गठित करते हैं, तैयारी दर्शित करते हैं, उसका परिणाम है, या फिर साधारण संव्यवहार का भाग है। तो आपको एविडेंस एक्ट का सेक्शन 6 याद आया होगा इस संबंध में, जो कि रेस जेस्टे के सिद्धांत से भी रिलेट करता है। यहाँ पर इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि वो इसलिए सुसंगत हैं, तथ्यों का घटित होना सुसंगत है क्योंकि वो साधारण संव्यवहार का भाग है। प्रेजेंट क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेट करता है। संपत्ति हस्तांतरण का क्या मतलब है? यहाँ पर आप संपत्ति हस्तांतरण का क्या मतलब है, यहाँ पर जो आप ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 5 रीड करते हैं, वहाँ पर आपको इसकी परिभाषा देखने को मिल जाएगी। ऐसा कार्य जिसके द्वारा एक जीवित व्यक्ति संपत्ति को वर्तमान या भविष्य में एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को और एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को संप्रेषित करता है। इसका उपयुक्त सभी, डी इसका सही आंसर माना जाएगा। संविधान की प्रस्तावना की शब्दावली। संप्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य को संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य से प्रतिस्थापित करा गया कब? तो यहाँ इस संबंध में इसमें जो 42nd अमेंडमेंट हुआ उसके तहत इसको यहाँ पर अमेंडमेंट करा गया है। क्वेश्चन एविडेंस एक्ट से डील कर रहा है। बताइए सही आंसर क्या होगा? ए पर बी की ख्याति की अपहानि करने के आशय से एक लालचन प्रकाशित करके बी की मानहानि का अभियोग है। तथ्य यह है कि बी के बारे में ए ने पूर्व प्रकाशन किए जिससे बी के प्रति ए का वैमनस्य दर्शित होता है। यहाँ पर आप इसको रेलिवेंट क्यों मानेंगे, ये सुसंगत क्यों है? क्योंकि उससे ए की ख्याति को अपहानि की तैयारी सिद्ध होती है, विवादित तथ्य के स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक है, उससे बी की ख्याति को अपहानि करने का आशय साबित होता है, या फिर यह कि वो सुसंगत तथ्य का परिणाम है। बताइए सही आंसर क्या है? यहाँ पर क्यों इसको सुसंगत रेलिवेंट माना गया है? क्योंकि उससे बी की ख्याति को अपहानि करने का इसका जो इंटेंशन है, आश्रय है, वो साबित होता है। और आप
सेक्शन 14 के जो इलस्ट्रेशन है आप उसमें देख लीजिए, वहां पर आपको ये इलस्ट्रेशन के रूप में मिल जाएगा। एक व्यक्ति उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हाई कोर्ट को निवेदन कर सकता है। कब, कौन से आर्टिकल से डील करता है क्वेश्चन ये आपको पता ही होगा। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है। पर प्रेजेंट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो व्यक्ति हाई कोर्ट में कौन से आर्टिकल के तहत जा सकता है, तो आर्टिकल 226 यहाँ पर इससे डील करता है। भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान करता है, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 161। और वहीं पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति जी हैं उनके पास क्षमादान करने की शक्ति है, उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है संविधान में, तो वो आर्टिकल है 72, आर्टिकल 72 वहां पर उससे डील करता है। इमरजेंसी, आपको पता ही है इमरजेंसी 3 तरह से बताई गई है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी होती है 352 के अंतर्गत, स्टेट इमरजेंसी होती है 356 के अंतर्गत, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी का, वो डील करता है आर्टिकल 360 के अंतर्गत। एविडेंस एक्ट है कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है या पाने की आशा करता है, वो क्या कहलाता है, वो लीडिंग क्वेश्चन कहलाता है, सूचक प्रश्न कहलाता है। और एविडेंस एक्ट का सेक्शन 141 जो है वो इससे डील करता है। आप रीड करिए, बताइए। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को जजों का स्थानांतरण ट्रांसफर किया जा सकता है, किनके द्वारा ऐसा किया जा सकता है, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा, या फिर संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या फिर संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा। बताइए सही आंसर क्या है। क्वेश्चन जो है वो रिलेट करता है आर्टिकल 222 से। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को जजों का स्थानांतरण किया जा सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे गए हैं, उनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो कि मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी में इंक्लूड नहीं है। बताइए सही आंसर क्या होगा। आपको तो पता ही है कि जो फंडामेंटल ड्यूटी होती है जो कि आर्टिकल 51A से डील करती है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4A में बताई गई है। ठीक है, भारत की संप्रभुता की रक्षा करना और अक्षुण्ण रखना, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करना, यह भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परीक्षण करें, यह भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करें। यहाँ पर ये जो ऑप्शन डी है ना, ये आर्टिकल 49 से रिलेट करता है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन डी है ना, वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं वो कहाँ बताए गए हैं, उनको इस संबंध में संविधान के भाग 4 में बताया गया है। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक उनके बारे में बताया गया है। तो जो ऑप्शन डी है वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। क्वेश्चन एविडेंस एक्ट से रिलेट करता है। बोलने में असमर्थ कोई विटनेस है अगर जो बोलने में असमर्थ है, वो अपना एविडेंस कैसे दे रहा है, खुले न्यायालय में लिख कर दे रहा है, तो उसके द्वारा दिया गया एविडेंस किस प्रकार का माना जाएगा। उसके द्वारा दिया गया एविडेंस एक ये गलत हो गया, एक मौखिक दस्तावेज माना जाएगा, एक ओरल एविडेंस माना जाएगा। चलिए आंसर बताइए। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट से क्वेश्चन डील कर रहा है। अचल संपत्ति का वर्षानुवर्षी पट्टा कैसे किया जा सकता है। अफकोर्सली अचल संपत्ति के पट्टे की बात हो रही है, ईयर टू ईयर है, वो केवल और केवल रजिस्टर्ड हो सकता है, केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से डील करता हुआ क्वेश्चन है। अटैच का जो क्या मतलब है, अटैच इन द रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स एंड शैल बी डीम्ड ऑलवेज टू हैव मीन अटैच बाई, कितने विटनेस हैं, अटैच बाई 2 और मोर विटनेस।
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, यह भी एक। अभी आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 5 रीड करा था, उसमें जो आप पूरा उसको रीड करेंगे वहां पर लिविंग पर्सन को भी एक्सप्लेन करा गया है। तो लिविंग पर्सन में कौन आते हैं? कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ऑल एवर। डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्ट पेंडेंस ट्रांसफर प्रॉपर्टी के कौन से सेक्शन से डील करता है? सेक्शन 52 से डील करता है। ये क्वेश्चन आप पहले रीड कर लीजिए। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे।